हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए और फिजिक्स के अंदर भी हमारा एक दो चैप्टर हो चुका है। केमिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, परमाणु की संरचना, जिसमें परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। इसके बाद अब फिर से हम बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इसको अब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रतिरक्षा तंत्र। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब जानते हैं इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा क्या होती है। जब भी आपके शरीर में कोई रोगाणु आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, कोई भी पैथोजन यानी कि रोगजनक आता है, तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, उससे लड़ता है, आपको बीमार नहीं होने देता। तो शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये प्रतिरक्षा का जो पूरा सिस्टम है, तंत्र, इसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, ये साथ में मिलकर के इनके साथ कोऑर्डिनेट होकर के, कोऑर्डिनेशन बना करके ये काम करता है, यानी सारे सिस्टम आपस में तालमेल बिठा करके काम करते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये हमारी इम्यूनिटी, और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। और प्रतिरक्षा तंत्र का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। तब क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसको माना जाता है, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा तंत्र का जनक माना जाता है। किसको, एडवर्ड जेनर को। अब देखना एडवर्ड जेनर ने क्या किया। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। किसका, स्मॉल पॉक्स, चेचक का। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया, चेचक का टीका बनाया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर है। और इन्होंने कौन सा वैक्सीन या कौन सा टीका बनाया, तो स्मॉल पॉक्स का या चेचक का टीका इन्होंने बनाया। तो देखना दोस्तों, चेचक का टीका, दुनिया से चेचक का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन इसकी खोज बड़ी रोचक रही चेचक के टीके की। डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे, ये चेचक यूरोप में फैला था और बहुत भारी महामारी चल रही थी उस टाइम पे। तो इन्होंने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन की, इन्होंने चेचक के टीके की जो खोज की थी वो एक प्राचीन मान्यता के हिसाब से की। वहाँ पर जो मान्यता चलती थी, पुरानी मान्यता, उसके अनुसार उन्होंने इस चेचक के टीके की खोज की। कैसी मान्यता, वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जिसको काउ पॉक्स हो जाता है उसको इन फ्यूचर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। काउ पॉक्स क्या है, वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वो गायें पालते थे और उन गायों में देखा गया है कि गायों को एक बीमारी थी काउ पॉक्स, जिसमें उनके जो थन होते हैं गायों के, वहाँ पर छाले से हो जाते हैं, उनमें कोई लिक्विड भरा रहता है, तरल भरा रहता है। तो जो ग्वाले होते हैं, गायें रखने वाले, उन गायों का दूध निकालते तो उनके हाथ में भी वो बीमारी फैल जाती, तो उन लोगों को भी क्या हो जाता, काउ पॉक्स हो जाता। तो जिसको जिसको काउ पॉक्स हो जाता उसको इन फ्यूचर कभी चेचक नहीं होता था। तो कैसे क्या हुआ कि जैसे एक गाय है, इस गाय का दूध निकालने वाला है, तो गाय के थन से दूध निकालेगा तो छाले फूट जाते थे और उसके जो कांटेक्ट में उसका लिक्विड आ जाता और इस इंसान को काउपॉक्स हो जाता। कुछ दिनों तक काउपॉक्स रहता और नॉर्मल बीमारी चला जाता वापस, और इस आदमी को फ्यूचर में चेचक नहीं देखा गया। तो इसी को आधार बनाया डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। उन्होंने कलाकारी की, क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया इन सब चीज़ों को और उन्होंने एक गाय देखी, उस गाय को काउपॉक्स हो रखा था। तो उस गाय के थन से जो छाले हो रखे थे उनमें से इंजेक्ट कर दिया लिक्विड, यानी उसमें से लिक्विड बाहर निकाला, तरल बाहर निकाला, और वो तरल एक छोटा बच्चा दिखा तो उस छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, यानी उस तरल का इंजेक्शन किसको, एक छोटे बच्चे को लगा दिया। अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने ऐसा किया था, है ना। तो अब उन्होंने जैसे एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो सीधी सी बात है, काउपॉक्स का लिक्विड लिया उन्होंने, इंजेक्शन लगाएंगे तो बच्चे को काउपॉक्स होना ही था। तो उस बच्चे को तेज बुखार हो गया और काउपॉक्स के लक्षण नजर आए, वो बच्चे को काउपॉक्स हो गया। 2-4 दिन तक ऐसे ही बुखार वगैरह रहता है जैसा रहा, और उसके हाथों में छाले वगैरह हुए, और कुछ टाइम बाद वापस से बच्चा नॉर्मल हो गया। काउपॉक्स तो जल्दी चला गया, तो काउपॉक्स सही हो गया। अब उन्होंने देखा कि इस बच्चे को मैंने किसका इंजेक्शन लगाया था, गाय के थन से जो लिक्विड लिया था उसका, यानी काउपॉक्स का। उन्होंने फिर एक चेचक के यानी स्मॉल पॉक्स के रोगी को देखा। तो चेचक के रोगी आप देखते ही हो कभी, तो उसमें क्या है कि पूरे शरीर पर पूरे दाने दाने से होते रहते हैं और छाले हो जाते हैं जिसमें लिक्विड भरा रहता है। तो उस चेचक के रोगी से छाले से इंजेक्ट किया उसका तरल, उसका लिक्विड, और वो लिक्विड तरल इकट्ठा करके उस बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। तो उस बच्चे के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, वो जो स्मॉल पॉक्स का तरल था, लिक्विड था, वो उस बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही उस बच्चे के अंदर ये तरल इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उस बच्चे को चेचक नहीं हुआ, उसको कभी चेचक हुआ ही नहीं। तो ये उनकी खोज के लिए जो नींव को काम करने वाली चीज़ थी कि क्या हुआ कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स जो था
वो स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन उस बच्चे को लगाया, लेकिन उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पहले काउ पॉक्स हो रखा था। तो ये मान्यता सही साबित हो रही थी कि जिसको काउ पॉक्स हो जाता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो यहीं से इसके टीकों की खोज हुई, वैक्सीनाइजेशन का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। तो सूत्रधार भी यही है। लेकिन अब अपन बात करें, अगर अपन ध्यान दें कि ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह क्या रही, तो सुनना दोस्तों, इसकी वजह क्या रही होगी, सुनना। बहुत प्यारी वजह इसकी है ना। आप जैसे कोई भी टीका लगवाते हो, मान लो आप पोलियो का टीका लगा रहे हो या किसी भी चीज़ का, तो टीके जो होते हैं इनकी 3 जनरेशन अभी तक अपन जान रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी के टीके, द्वितीय पीढ़ी के टीके और तृतीय पीढ़ी के टीके। प्रथम पीढ़ी के टीके क्या होते हैं? वे टीके जिनमें किसी मृत रोगजनक या फिर माइल्ड यानी कमजोर रोगजनक को आपके शरीर में डाला जाता है, उसको कमजोर करके। तो प्रथम पीढ़ी के टीके। द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के टीकों की बात अपन बाद में करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अपन। अभी देखो प्रथम पीढ़ी के टीके, तो इसमें कोई भी रोगजनक आपके शरीर में डाला जा रहा है। तो आप सोचते हो कि आपको जैसे पोलियो का टीका लग रहा है, कोई टीका लग रहा है, तो आपको क्या किया जा रहा है कि आपको कोई दवाई दी जा रही है? ऐसा नहीं है। आपको उन टीकों में वही रोगजनक मार करके या कमजोर करके आपके शरीर में डाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में उस रोगजनक से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम विकसित होता है और इम्यून सिस्टम उस रोगजनक से लड़ता है। तो जैसे मान लो कि आपको पोलियो हो रखा है, तो पोलियो वायरस आपके अंदर डाल दिया गया, मतलब पोलियो होने रखा, पोलियो का वैक्सीन लगाया ना, टीका लगाया, तो पोलियो वायरस आपके अंदर डाला, जो कि या तो मरा हुआ है या फिर इसको कमजोर कर रखा है ना। तो अब ये पोलियो का वायरस जैसे शरीर में आया, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आते थे, एंटीजन की तरह काम करते, और हमारी बॉडी जो होती है, इसके हमारी शरीर जो होता है, इसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इसके खिलाफ हमारा शरीर क्या करेगा? प्रतिरक्षा विकसित करेगा। प्रतिरक्षा विकसित करेगा। तो अभी ये तो क्या था, कमजोर या मरा हुआ, तो ये तो नष्ट हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब भी कोई सच वाला वायरस या ऐसा वायरस जो सच में बीमारी कर सकता है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो वो हमको कोई भी बीमारी नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है उस टाइम पे मेमोरी विकसित कर लेता है, स्मृति विकसित कर लेता है कि मेरे को इस रोगजनक से कैसे लड़ना है। यानी एक तरह से हमारी बॉडी को ट्रेन किया जाता है, टीके वगैरह से क्या किया जाता है, हमारी बॉडी को ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरह से, अगर ये रोगाणु सच में मिलता है तो उससे लड़ना है। तो ये टीकों की जो है कार्य का मूल आधार होता है। अब सुनना, इसका आधार सुनना कैसे काम कर रही है ना, समझना। आपके शरीर को पहले तो जो है मृत या कमजोर रोगजनक शरीर में डाला जाता है। शरीर उसको सच वाला रोगजनक समझ के उससे लड़ता है और अपनी स्मृति जो है विकसित कर लेता है। स्मृति विकसित करने के बाद अब आपका शरीर उस रोगजनक से लड़ने के लिए तैयार है। अगर दूसरी बार सच में रोगजनक आया तो आपका शरीर उससे लड़ लेगा, आपको वो बीमारी नहीं होगी। सेम यही हुआ किसके केस में? जो उस एडवर्ड जेनर के एक्सपेरिमेंट के केस में। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को वहाँ पर काउपॉक्स का जो है लगा दिया था इंजेक्शन, काउपॉक्स हो गया। तो उसकी बॉडी ने क्या किया, काउपॉक्स के जो रोगाणु थे उनसे लड़ी उनकी बॉडी, उस बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र काउपॉक्स के रोगाणु से लड़ा। जब काउपॉक्स के रोगाणु से लड़ा तो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को समझ आ गया कि ऐसा रोगाणु फ्यूचर में आता है तो मुझे कैसे लड़ना है। उन्होंने स्मृति विकसित कर ली। जब स्मृति विकसित हो गई उसकी WBC में, कोशिकाओं में, लिम्फोसाइट में, तो फिर क्या हुआ कि दूसरी बार जब उसको चेचक का दिया गया तो शरीर पहले से जानता था कि इससे निपटना कैसे, तो उसको जो है शरीर को बीमार नहीं करने दिया बल्कि उसको नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा शरीर या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। बहुत ही प्यारी बात। अब देखना दोस्तों, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछा जाए तो ये डॉक्टर एडवर्ड जेनर, और इन्होंने किसकी खोज की? स्मॉल पॉक्स की खोज की। और ये टीके वगैरह कैसे काम करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब समझने लायक बात है, जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो शुरू में क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एज पार कर लेते हैं, जैसे 30-40 की उम्र हो गई, 50 की उम्र हो गई या ओल्ड एज हो गए, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाद में जवानी के बाद में जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कमजोर। तो बाद में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, इस वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं बूढ़े। तो बूढ़े लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है। अब क्या होता है, बहुत बार गाँव में देखा जाता है, जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चे को मान लो पोलियो का वैक्सीन हो रहा है या उसको पोलियो की 2 बूंद पिला रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, तो बच्चा नॉर्मली कहता है मैं नहीं पीऊँगा और नखरे करने लगता है, डरने लग जाता है ना, इस तरह से। तो जो गांव की बूढ़ी औरतें होती है या कोई बुजुर्ग होते हैं घर में, वो लोग क्या करते हैं, अरे बेटा क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं भी पी लेता हूँ 2 बूंद, ऐसे कर लेता है। बहुत बार देखा गया है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आपको मालूम नहीं है, आप उसको दवाई समझ रहे हो, लेकिन ये दवाई नहीं है, ये तो रोगजनक है। पोलियो के जो आप 2 बूंद पी रहे हो ये रोगजनक है। ये उस बच्चे के अंदर असर करेंगे, बच्चे की तो मेमोरी को विकसित करेंगे और बच्चे को पोलियो नहीं होने देंगे। लेकिन आप तो बूढ़े हो चुके हो, अगर बूढ़े हो तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, आप उन कमजोर रोगाणुओं को शरीर में लोगे तो आपके लिए फिर पोलियो के लिए घातक साबित हो सकता है, आपको पोलियो हो जाएगा।
यानी कि जिस एज का टीका जिस बच्चे को लगाया जा रहा है वो उसी के लिए, दूसरी एज वाले इसको काम में न ले, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी इससे लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। क्या पता जिसका आप टीका लगा रहे हो आपको वही बीमारी हो जाए। मान लो पोलियो का अगर बच्चों को 2 बूंद पिला रहे हो तो बच्चों को पोलियो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र उसकी मेमोरी विकसित कर लेगा। लेकिन अगर किसी बूढ़े ने वो 2 बूंद पोलियो की पी ली है तो वहाँ पर क्या होगा कि उस बूढ़े के अंदर उसका प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं है, तो उसको बाद में पोलियो ही हो जाएगा, पोलियो से ही ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और आगे बढ़ जाते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? डॉक्टर एडवर्ड जेनर है, जो सूत्रधार है वैक्सीन वगैरह इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। और अभी देखा जाए तो ये जो है इसका भारत से उन्मूलन हो चुका है। स्मॉल पॉक्स अपने यहाँ नहीं देखा जाता, पोलियो इसका स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो गया, प्लेग का उन्मूलन हो चुका है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको अब WHO ने घोषित कर दिया कि हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं। जैसे पोलियो है तो पोलियो को भी अब भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित कर चुके हैं, है ना। अब आगे देखना और बात देखते हैं अपन। नेक्स्ट, फादर ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं ना। हाँ, देखना एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होता है। आपके जो सारे टीके वगैरह है ये इसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर ही आधारित है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं इसको अपन तीसरी या चौथी क्लास में जानेंगे। हाल फिलहाल के लिए अपन देखते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। तो पहले समझना एंटीजन क्या होता है। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या रोगजनक आपके शरीर में आ रहा है तो वो आपके लिए एंटीजन की तरह काम करता है। और जो कोई भी बाहरी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए जो बनाता है उसको एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? शरीर में एंटीजन के प्रवेश होने पर इसके विरुद्ध शरीर की बी लिम्फोसाइट द्वारा ग्लाइकोप्रोटीनी पदार्थ एंटीबॉडी कहलाते हैं। तो क्या है एंटीबॉडी? बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो इसके विरुद्ध हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट्स है उन बी लिम्फोसाइट ने ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव किया। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन, एक रासायनिक पदार्थ, उसका स्राव किया। वही चीज़ क्या है? एंटीबॉडी। आपको इतना ध्यान रखना है, एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ये कहाँ से स्रावित होती है? शरीर की बी लिम्फोसाइट सेल्स। अभी बी लिम्फोसाइट क्या है तो आपको इसके लिए जो ब्लड का चैप्टर है उसमें WBC को आपको एक बार पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरक्षा में बार बार आपको पता है कि रोगाणुओं की बात होगी तो WBC की बात होगी, तो आपको WBC की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो हमने ब्लड में पहले ही पढ़ा दी है। तो आपको फिर से वो रिवाइज करना पड़ेगा। WBC 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक ग्रेनुलोसाइड, जो ग्रेनुलोसाइड थे उसमें आप इस 3 कैटेगरी बताए थे कि न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल्स। जो एक ग्रेनुलोसाइड थे उसमें 2 कैटेगरी बताए थे, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। और इसके बाद जो है ये सारी तो एंटीजन क्या होता है, सॉरी एंटीबॉडी क्या होती है ये हमने जान ली। एंटीबॉडी क्या होती है कि जब भी कोई एंटीजन आएगा हमारे शरीर में तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन जो निकालेगी, स्रावित करेगी, वही चीज़ क्या है? एंटीबॉडी है। अब देखते हैं एंटीजन क्या होता है। तो देखना एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करने वाले रसायन जो होते हैं ये एंटीजन कहलाते हैं। ये तो सामान्य सी बात होगी, वैसे मैंने आपको बता दिया ना। कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है, कोई भी वायरस आता है या कोई भी बाहरी कारक आता है जो आपके शरीर का नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। मान लो कल को ई कोलाई बैक्टीरिया आपके शरीर में आया, तो ई कोलाई तो आंतों में रह रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंतों में तो वो सजीव की तरह रहेगा। लेकिन ब्लड में है तो ब्लड में भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है। ओके, तो कोई भी बाहरी रोगजनक पैथोजन कोई भी हमारे शरीर में आए, ये चीज़ क्या है? एंटीजन है। और आगे बढ़ जाते हैं। एंटीजन के बाद अपन देखते हैं लाइन्स ऑफ डिफेंस। देखना आपको एक राज की बात बताता हूँ, बहुत प्यारी बात। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको अपन इम्यूनिटी कह रहे हैं, आपको पता है इतना तो सही बात है। अब देखना ये जो इम्यून सिस्टम है, ये प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके लिए हमारे शरीर में 3 सुरक्षा पंक्तियाँ होती है। कितनी? 3 सुरक्षा पंक्तियाँ, जिनको लाइन्स ऑफ डिफेंस कहते हैं। प्रथम सुरक्षा पंक्ति, द्वितीय सुरक्षा पंक्ति और तृतीय सुरक्षा पंक्ति। अब देखना प्रथम सुरक्षा पंक्ति क्या होती है। जो आपकी स्किन है यानी कि त्वचा, ये आपकी प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। प्लस जो म्यूकोसा या म्यूकस है, ये म्यूकस भी क्या है? आपका प्रथम सुरक्षा पंक्ति। सुनना, आपके स्किन को पार करके, त्वचा को पार करके कोई भी रोगजनक आपके शरीर में नहीं आ सकता, तो उसके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए पंक्ति है, तो प्रथम सुरक्षा पंक्ति। इसी तरह से आपके जो मुख के अंदर या म्यूकोसा लेयर होता है आपके शरीर के अंदर, आंतों में, तो वहाँ से भी पार करके कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता। तो ये क्या है? म्यूकोसा स्किन, ये आपकी क्या है? जो है प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, द्वितीय सुरक्षा पंक्ति। द्वितीय सुरक्षा पंक्ति में क्या आती है? फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल यानी कि अपन बोल सकते हैं भक्षकाण्विक कोशिकाएं। भक्षकाण्विक कोशिका ये जो होती है, ये क्या आती है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी द्वितीय सुरक्षा पंक्ति का हिस्सा है। भक्षकाण्विक क्या होती है? कोई भी रोगजनक आपके शरीर में आया तो आपके शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं जो उनका भक्षण कर देगी, उसको मार देगी, तो यही फेगोसाइटिक सेल कहलाते हैं। जैसे आपको मोनोसाइट, जो मोनोसाइट्स है या फिर न्यूट्रोफिल्स है, ये आपके भक्षकाण्विक है।
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये क्या होता है? ये थोड़ी सी भारी बात है। देखना, जैसे कोई रोगजनक शरीर में आया तो इस रोगजनक के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनी, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी और उसके बाद में उस रोगजनक को नष्ट कर दिया जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारे ब्लड के अंदर या हमारे सीरम में यहाँ पर हो सकती है, टिश्यू फ्लूइड में वहाँ पर हो सकते हैं ना। तो हमारे शरीर में कितनी सुरक्षा पंक्ति है आपको बस इतना याद रखना है, 3 सुरक्षा पंक्ति। प्रथम सुरक्षा पंक्ति यानी पहली बार जो लड़ेगी क्या, स्किन और आपका म्यूकोसा लेयर। द्वितीय सुरक्षा पंक्ति, आपके ब्लड में अगर कोई रोगजनक आ जाता है तो वहाँ पर फेगोसाइटिक सेल उसको नष्ट कर देगी, तो वो आपका द्वितीय सुरक्षा पंक्ति आ गया। और तृतीय सुरक्षा पंक्ति ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित है, यानी तीसरा और सबसे भारी युद्ध होगा तीसरी बार। पहली बार युद्ध हो रहा है जिसमें पता ही नहीं चल रहा युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके स्किन पर कोई बैक्टीरिया आ गया अंदर नहीं घुस पाएगा क्योंकि स्किन की लेयर है, तो प्रथम सुरक्षा पंक्ति होगी। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या होगा, अगर शरीर में घुस गया, ब्लड में है, टिश्यू फ्लूइड में है, सीरम में कहीं पर भी है, तो वहाँ पर जो फेगोसाइटिक सेल है उसको मार देगी, तो द्वितीय सुरक्षा पंक्ति होगी। और वहाँ पर भी वो बच गया उनसे, तो फिर क्या होगा, वो तो एक बाहरी एंटीजन है, तो हमारे शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, बाद में उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो हमारे शरीर में कितनी सुरक्षा पंक्तियाँ होती है, 3 सुरक्षा पंक्तियाँ। आगे बढ़ जाते हैं, अब होता है चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है या इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सहज या जन्मजात, जिसको बोलते हैं इन्नेट या बाय बर्थ इम्यूनिटी, और दूसरी जो होती है उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सुनना, एक प्रतिरक्षा जो है हमारे को इम्यूनिटी जो है जन्म के साथ ही मिलती है, तो उसको अपन बाय बर्थ या जन्मजात बोल सकते हैं, या सहज यानी अपने आप मिल गई, हमारे को इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, माता पिता से हमको मिली है, उस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, सहज या जन्मजात या इन्नेट इम्यूनिटी। बाय बर्थ मिलती है, जन्म के साथ मिलती है। दूसरी, जन्म के बाद हम जिसको उपार्जित करते हैं, अर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब बाद में हमने उसको उपार्जित किया, पहले हमारे पास इम्यूनिटी नहीं थी। तो देखना, जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, जैसे आपको बता दिया कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी बताया था त्वचा और म्यूकस लेयर। तो त्वचा आपका जन्म होता है, जन्म के साथ से त्वचा आपके साथ है, तो त्वचा आपके साथ है, तो ये क्या है, ये आपकी जो है जन्मजात इम्यूनिटी का हिस्सा है। प्लस मैंने बोला कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लाइन में आपने देखा फेगोसाइटिक सेल, जैसे आपकी WBC है तो जन्म के साथ ही आपके शरीर में खून है और खून में WBC में फेगोसाइटिक सेल है, तो ये आपके जन्म के साथ ही आपको मिल रही थी। ये दोनों फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये जन्मजात इम्यूनिटी का हिस्सा है। इसके बाद देखना, उपार्जित में क्या आता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जो आपको बताया था एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये आपको जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद कोई विशेष रोगजनक आपके शरीर में आता है, उसके विरुद्ध आपका शरीर एंटीबॉडी बना रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ये आपके जन्म के बाद हो रही है, उपार्जित इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, ये अपन बोल सकते हैं ये अविशिष्ट होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अविशिष्ट। जैसे त्वचा है, तो त्वचा की आप बात कर लो, कोई बैक्टीरिया है तो उसको भी अंदर नहीं जान दे रही, कोई वायरस है तो उसको भी अंदर नहीं जान दे रही, तो ये तो अविशिष्ट हो गया ना, मतलब किसी को पहचान ही नहीं रहा, सबको रोक रही है, सबको रोकने का इसका काम है। लेकिन जो उपार्जित इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि ये जो है ये विशिष्ट है, मतलब जैसे मान लो आप पोलियो के लिए आप 2 बूंद जिंदगी की पी रहे हो, पोलियो की बचपन में आपने पी होगी, तो ये थोड़ी कि आपने पोलियो का पिया तो इससे आपको चेचक नहीं होगा, चेचक का तो अलग होगा ना, तो चेचक का टीका अलग, पोलियो का टीका, ये सारे अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये सारे विशिष्ट हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस विशिष्ट होती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई इम्यूनिटी की बातें। तो देखना इम्यूनिटी में क्या आता है, सहज और उपार्जित। तो आपको ये ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड लाइन किस में आती है, सहज में, और थर्ड लाइन किस में आती है, ये थर्ड लाइन आपकी आती है उपार्जित में। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, सहज या जन्मजात इम्यूनिटी को अपन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है सहज या इन्नेट या जन्मजात इम्यूनिटी। तो देखना जन्मजात इम्यूनिटी में क्या होता है, जन्मजात इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी में आपके शरीर में बहुत सारे बैरियर्स यानी कि अवरोध होते हैं। उन अवरोधों की वजह से आपका शरीर बीमार नहीं होता है। तो उन अवरोधों को जानते हैं, कौन कौन से अवरोध होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर या शारीरिक अवरोध। फिजिकल बैरियर या शारीरिक अवरोध में क्या आता है, जैसे इसमें बात कर लेता हूँ मैं, त्वचा की, स्किन, आपकी त्वचा आती है ना, त्वचा आती है। त्वचा क्या करती है, आपकी त्वचा किसी भी रोगजनक को आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। आपको पता है आपकी त्वचा पर एक ग्रंथि पाई जाती है, सीबेशियस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, सीबेशियस, हिंदी लिख देते हैं इसकी, सीबेशियस ग्रंथि, सीबेशियस। ओके, या इसको हिंदी में बोलते तेलीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि। यह तेलीय ग्रंथि क्या करती है, यह ऑयल का सिक्रेशन करती है। क्या निकालती है, ऑयल। यानी आपको पता है बहुत बार आपके चेहरे पर तेल आ जाता है,
आपके शरीर का जो त्वचा, इस त्वचा पर तेल आता है, आपको कहते हैं तेल तो लगा नहीं, तेल कहाँ से आ रहा है? तो आपकी इस त्वचा के ऊपर या त्वचा में सीबेशियस यानी ऑयली ग्लैंड से जो ऑयल निकालती है, त्वचा से क्या निकलता है? ऑयल। ये ऑयल क्यों निकल रहा है? ये जो ऑयल है ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो आपकी त्वचा कैसी है? त्वचा आपको जन्म के साथ मिली, सीबेशियस ग्लैंड आपको जन्म के साथ मिले, और यहाँ पर जो ऑयल निकल रहा है ये बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा है। तो सुरक्षा पंक्ति हो गई प्रथम। ओके, जैसे आपको और बता दूं, आपकी त्वचा जो होती है, त्वचा की जो बाहरी लेयर है ये मृत और किरेटिनाइज्ड यानी किरेटिनीकृत कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो आपकी किरेटिनीकृत कोशिकाएं जो जल के लिए भी अपारगम्य है और रोगाणुओं के लिए भी अपारगम्य है। यानी आप जल के अंदर ऐसे हाथ रख दो तो बाहर के वातावरण से जल आपके ब्लड में प्रवेश नहीं कर सकता, जल इसको पार नहीं कर सकता त्वचा को, क्योंकि त्वचा की जो कोशिकाएं, पहली बात तो मृत कोशिकाएं बाहर की, और दूसरी किरेटिनीकृत कोशिकाएं। तो ये आपकी स्किन की बात हो गई। दूसरी चीज़ आप बात करते हैं अपन म्यूकोसा लेयर की। म्यूकोसा, ये म्यूकस निकलता है आपका। तो देखना आपका जो GIT होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि भोजन से संबंधित आपको जो पथ होता है, प्लस आपका जो यूरिनोजेनाइटल पथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल, मूत्र जनन मार्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग। जो मूत्र जनन मार्ग होता है, या फिर आपका जो बोलते हैं ना ट्रेकिया वगैरह, जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आप सांस लेते हो, नली ट्रेकिया, ये सारे जो होते हैं इनमें म्यूकस लेयर होता है। और ये म्यूकस लेयर की वजह से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर प्रवेश करता है तो म्यूकोसा लेयर की वजह से मर जाते हैं। जैसे ये जो ट्रेकिया वगैरह होता है या मूत्र जनन मार्ग या GIT वगैरह होता है, इनमें सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। ये सीलिया क्या चीज़ होती है? सीलिया जैसे ये आपकी श्वसन मार्ग की दीवार है मान लो, तो इसमें छोटे छोटे रोम सदस्य उभार होंगे, वो उभार को सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जो होते हैं यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, यानी एक दिशा गति। इस सीलिया के ऊपर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। किसका? म्यूकस, यानी कि श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके सांस के जरिए आपके यहाँ पर ट्रेकिया में चला गया, तो फिर क्या होगा? ये यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे और उसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे। तो सीलिया का क्या काम है कि कुछ भी पैथोजन वगैरह, रोगजनक या धूल के कण तक अगर हमारे श्वास नली में चले जाए तो सीलिया उनको ऊपर धकेल देते हैं और म्यूकस वगैरह जो होता है उनको मार देता है। इसी तरह से आपके नोस्ट्रिल्स हेयर होते हैं, यानी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो भी आपके जो है ये शारीरिक अवरोधों में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाक के जो बाल होते हैं वो भी धूल के कणों को या बहुत से बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक अवरोध समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट जो होता है, हाँ, कार्यकीय अवरोध यानी कि केमिकल बैरियर्स। तो केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं? देखना, जैसे HCl की बात करें, आपको पता है आपके आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, यानी जठर ग्रंथियाँ होती है, और उन जठर ग्रंथियों में अलग अलग कोशिकाएं होती है, जिनमें कोशिका होती है जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक, या फिर इसको बोला जाता है पेराइटल कोशिका। ऑक्जेंटिक या पेराइटल, या हिंदी में बोलते हैं भित्तीय कोशिका। इससे क्या निकलता है? इससे HCl निकलता है। और आपको पता है आपके आमाशय में जो HCl निकलता है ये आपके बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है। आपने भोजन किया, भोजन में कोई बैक्टीरिया पैथोजन आपके शरीर में आता है तो HCl की हाई कंसंट्रेशन की वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बताओ ये केमिकल यानी कि एक तरह से रसायन हुआ नहीं हुआ, या कार्यकीय या फिजियोलॉजिकल अवरोध भी इसको बोल सकते हैं ना, कार्यकीय अवरोध। तो HCl क्या है? हमारा कार्यकीय अवरोध है। भोजन के जरिए कुछ भी अगर बैक्टीरिया शरीर में आते हैं उसको मार देता है। लाइसोजाइम, आपके जो आंसू होते हैं ना, आंसू, उन आंसुओं में एंजाइम होता है लाइसोजाइम। आपके जो लार होती है ना, लार, सलाइवा, उस सलाइवा में, लार में एंजाइम होता है लाइसोजाइम। आपकी आंत में पेनेत कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? पेनेत। उस पेनेत कोशिका से भी क्या निकलता है? लाइसोजाइम निकलता है। तो पेनेत कोशिका से लाइसोजाइम निकलता है। ये लाइसोजाइम क्या होता है? इन तीनों से निकलने वाला ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो आपके आंसुओं के जरिए भी बैक्टीरिया को मारा जाता है, आपकी लार के जरिए भी बैक्टीरिया को मारा जाता है, और आपके आंतों में भी अगर बैक्टीरिया पहुंच जाए तो पेनेत कोशिका से लाइसोजाइम निकलेगा, वो उन बैक्टीरिया को मार गिराएगा। तो कहने का मतलब आपके पास लाइसोजाइम मौजूद है, आप बैक्टीरिया को मारने के लिए तैयार हो। कहाँ कहाँ पर है? आंसू में, लार में और पेनेत कोशिका द्वारा आंतों के अंदर भी। इसके बाद बात करें अपन तो यहाँ पर दिया है सिरुमीन, ईयरवैक्स। देखना आपके कान के अंदर आपने कभी देखा होगा मोमीय पदार्थ निकलता है, मोम का बना पदार्थ, जिसको ईयरवैक्स बोलते हैं, जिसको सिरुमीन कहा जाता है। सिरुमीन या ईयरवैक्स कहाँ पर निकलता है? कान में। और कौन सी ग्रंथि से? सिरुमिनस ग्रंथि से। कौन सी? सिरुमिनस ग्रंथि से निकलता है आपका ईयरवैक्स। तो ईयरवैक्स के लिए आपको याद रखना कहाँ से निकल रहा है? सिरुमिनस ग्रंथि से। मोमीय पदार्थ है, इसका काम क्या है? ये भी एंटीबैक्टीरियल है। कैसा है? एंटीबैक्टीरियल। आप सोचते हो ये कान में ऐसी चीज़ें क्यों निकलती है, क्या काम है इनका? ऐसी जबरदस्ती नहीं, इनका विशेष काम है। क्या? ये एंटीबैक्टीरियल है, कान के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो है कीटों को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? इंपॉर्टेंट बात, कीटों को प्रतिकर्षित कीटों को प्रतिकर्षित करने का मतलब, जैसे आप बहुत बार सो रहे हो तो बहुत सो के होता है ना कि कान में कोई जानवर घुस गया या कोई जीव ऐसा चला गया कान में, फिर बाद में आप डॉक्टर के पास जाके उसको निकलाते हो, है ना।
तो वो जानवर कान में क्यों घुसता है? क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम, वो खराब हो जाता है, इस वजह से वो जानवर घुसता है। नॉर्मल जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, आपके कान में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि जैसे वो घुसने करेंगे, कान में सिरुमीन होता है और इसकी गंध वगैरह जो होती है कीटों को प्रतिकर्षित करती है, इस वजह से कीट उसमें घुसता नहीं है। लेकिन बहुत से कीट ऐसे होते हैं ना जिनका एंटीना जो होता है ना, उनके जो मूछें दिखती है आपको तो बढ़िया, एंटीना बोलते हैं उनको, उनके एंटीना क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। एंटीना खराब होने की वजह से उसको कुछ महसूस नहीं होता, उसको बिल समझ के अंदर घुस जाता है। तो वो तो जीव के शरीर की बीमारी थी, इस वजह से वो आपके कान में घुस गया, वरना आपके कान में ऐसे जीव कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े घुसते नहीं है। ओके, तो ये सिरुमीन है, इरोवेक्स हो गया। आपको बस इतना याद रखना है, सिरुमीन जो है ये कार्यकी है, केमिकल अवरोध है, और सिरुमिनस ग्रंथि से निकलता है कहाँ पर? हमारे मिडल ईयर, आपको पता है ना, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतः कर्ण, तो ये मध्य कर्ण में निकलता है। सिरुमीन कहाँ निकलता है? मध्य कर्ण में। और आगे चले जाते हैं, बाइल जूस, जिसको पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस। आपको पता है पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत में बनता है, गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय में संचित होता है और बाद में ग्रहणी में इसको छोड़ा जाता है। तो देखना, एक बीमारी होती है जैसे हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए, तो जो हिपेटाइटिस ए होता है, इसका वायरस अगर भोजन के जरिए आपके शरीर में आ रहा है तो पहले तो आमाशय में जाएगा, और आमाशय में इसके ऊपर क्या गिरेगा? HCl। लेकिन हिपेटाइटिस ए के ऊपर HCl का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर इसको ये कांटेक्ट में आए बाइल जूस के, तो बाइल जूस इस हिपेटाइटिस ए को नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब HCl से बच जाएगा, बाइल जूस उसको सल्टा देगा। कहने का मतलब हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको कार्यकीय अवरोध या केमिकल बैरियर पसंद आए होंगे। और आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं कोशिकीय अवरोध यानी कि सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं? आपके शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक, और दूसरी होती है नॉन फेगोसाइटिक, नॉन फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक और नॉन फेगोसाइटिक। ये तो होती है भक्षकाण्विक, हिंदी में बोलते हैं भक्षकाण्विक, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभक्षकाण्विक, अभक्षकाण्विक। अब होता क्या है समझना, ये जो होती है इसमें दो सेल्स आती है। जैसे एक तो होती है इसमें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और एक होती है इसमें मोनोसाइट। अब ये न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको ब्लड में WBC वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। तो उस WBC में इनको न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये भक्षकाण्विक होती है। भक्षकाण्विक का मतलब वो कैसे मारती है? रोगाणुओं का भक्षण करके। मतलब कोई पैथोजन आपके ब्लड में आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, तो ये क्या करेगी? उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और उसको भक्षण, जैसे अमीबा किस तरह से कूट पादों से भोजन को अपने अंदर लेता है और उसको नष्ट कर देता है, वैसे ही ये उसका क्या कर देगी? भक्षण कर देगी। तो भक्षकाण्विक सेल कौन कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। अब देखना, जो मोनोसाइट्स होती है इसी को अपन मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज, भक्षकाण्विक या मैक्रोफेज। अब आप सोचोगे अलग अलग नाम क्यों बता रहा हूँ, तो सुनना। नॉर्मल तो हमारे ब्लड में मोनोसाइट्स होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? अरे चल जा भाई, नॉर्मल तो हमारे शरीर में मोनोसाइट्स होती है। ओके, तो ये जो मोनोसाइट्स आपके शरीर के अंदर मौजूद है, ब्लड के अंदर मौजूद है। अब जब शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है या कोई रोगजनक प्रवेश करता है, तो उस टाइम पे मोनोसाइट एक्टिव हो जाती है और उसको मारने का काम शुरू कर देती है। इस टाइम पे इनको मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज। तो आप कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग नहीं, ये एक ही है। गंगाधर ही शक्तिमान है, और लेकिन गंगाधर अलग टाइम पे, शक्तिमान अलग टाइम पे। इसी तरह से मोनोसाइट जो है नॉर्मल कंडीशन में, और जब लड़ने के लिए तैयार है इसको अपन मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज कहाँ पर? या तो टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी, वहाँ पर लड़ेगी, या फिर ब्लड सीरम के अंदर कहीं पर भी ये रोगाणुओं से लड़ने का काम कर सकती है। न्यूट्रोफिल्स या जिनको हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है, ये भी भक्षकाण्विक का काम करती है, और ये जो है इनको मैक्रो पुलिसमैन और माइक्रो पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से नॉन फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है? तो नॉन फेगोसाइटिक में आपको याद रखना है जैसे NK सेल। क्या याद रखना है? NK सेल, या इसको NK कोशिका हिंदी में कहते हैं। पूरा नाम होता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। तो ये जो होती है इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका। ये भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है। तो नेचुरल किलर सेल या प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो होती है ये क्या करती है? ये अभक्षकाण्विक होती है, यानी वैसे रोगाणुओं का भक्षण नहीं करती। ओके, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेलुलर अवरोध मतलब कि कोशिकीय अवरोध भी हमारे शरीर में मौजूद है, जो दो तरह से हो सकते हैं, भक्षकाण्विक और अभक्षकाण्विक। भक्षकाण्विक में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, और अभक्षकाण्विक में NK सेल। आप सोचोगे इंग्लिश में क्यों बोल रहे थे, इसको हिंदी में बोल दे। तो देखो इसका नाम ऐसे ही चलता है, इसको आप हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो NK सेल, और हिंदी में पढ़ोगे तो NK कोशिका बोल देंगे इसको। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए नेचुरल किलर सेल या प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और आगे बढ़ जाते हैं, कोशिकीय अवरोध आप समझ गए होंगे। कोशिकीय अवरोध के बाद अपन पढ़ते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अवरोध क्या होता है? इसके लिए आपको इंटरफेरोन जानना होगा। इंटरफेरोन क्या होता है समझना। ये ओनली ऑन वायरस संक्रमित कोशिका के लिए किया जाता है। किसके लिए? वायरस संक्रमित कोशिका, संक्रमित कोशिका। सुनना, अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई कोशिका है, ये एक सेल है, कोशिका है ना,
इस कोशिका के ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया, ये वायरस है, और इस वायरस ने हमला कर दिया इस कोशिका के ऊपर, और ये वायरस कहाँ पर आ गया, इस कोशिका में आ गया। अब आपको पता है वायरस का क्या होता है, बाहर तो प्रोटीन का कवच होता है, अंदर की तरफ इसका डीएनए आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा। तो वायरस ने इस कोशिका को बीमार कर दिया। अब ये वायरस संक्रमित कोशिका है ना, वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल, या हिंदी में बोलेंगे वायरस संक्रमित कोशिका। तो ये वायरस संक्रमित कोशिका का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो संक्रमण हो गया तो इसको तो मरना ही मरना है। लेकिन ये वायरस जब भी कोशिका वायरस संक्रमित हो जाती है तो कोशिकाएं विशिष्ट काम करती है। क्या? ये एक विशेष रसायन का स्राव करती है। क्या करती है कोशिकाएं? एक विशिष्ट रसायन का स्राव करती है। जो कोशिकाएं विशिष्ट रसायन का स्राव करती है इसको इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन क्या करता है कि इस कोशिका के आसपास भी तो कोई दूसरी कोशिका होगी जो नॉर्मल होगी, जिसको भी तो बीमारी नहीं हुई, तो आसपास की जो नॉर्मल कोशिका होगी, सामान्य कोशिका होगी, ये इंटरफेरोन जो होगा उस कोशिका के अंदर चला जाएगा। और ये इंटरफेरोन कहाँ पर आ गया? इस कोशिका के अंदर। अब ये इंटरफेरोन इस कोशिका के अंदर आ गया। अब ये जो वायरस है, ये वायरस इस कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहेगा, लेकिन ये इंटरफेरोन इसको प्रवेश करने नहीं देगा। कहने का मतलब ये कोशिका बीमार नहीं होगी, ये वायरस इस कोशिका को बीमार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से क्या गया? इंटरफेरोन। तो क्या होता है इंटरफेरोन? कोई भी वायरस संक्रमित कोशिका वायरस से जब संक्रमित हो जाती है तो एक विशेष रसायन का स्राव करता है। वो विशेष रसायन जो होता है वो आसपास की कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचा लेती है। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन बस एक रसायन होता है और ये आसपास की कोशिकाओं को बचाता है। लेकिन मतलब क्या है कि हम तो मर रहे हैं, लेकिन तेरे को मरने नहीं देंगे आसपास की कोशिकाओं को। तो मरने वाली कोशिका तो मरेगी, लेकिन कुछ ऐसा रसायन डाल के कर गई कि आसपास की कोशिकाएं मरेगी नहीं। उसको क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। एक्चुअल में क्या होता है इंटरफेरोन जस्ट अ केमिकल। ये केमिकल क्या करता है? ये जो उसका ट्रांसलेशन होता है वायरस का, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, ये TIP होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। यानी ये वायरस जब इस नॉर्मल कोशिका में जाता है तो यहाँ पर इसके RNA का ट्रांसलेशन नहीं होने देता है। ये भारी बात होगी, आप तो बस इतना समझोगे कोशिका में वायरस का संक्रमण नहीं होगा। छोड़ो। इंटरफेरोन बहुत से टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन, गामा इंटरफेरोन, बीटा इंटरफेरोन। तो जो अल्फा इंटरफेरोन होता है ना, वो जो है ना कैंसर के इलाज में काम में आता है और भी काम में ले भी रहे हैं। इंटरफेरोन के बारे में एक और बात बताऊँ, ये जाति विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये? जाति विशिष्ट। जाति विशिष्ट का मतलब मान लो एक जाति के किसी जीव को कोई वायरस कोशिका ने संक्रमित किया तो अपन ने इसका इंटरफेरोन निकाल दिया। ये इंटरफेरोन आप इस जाति के दूसरे जीवों को भी दे देंगे तो उसकी कोशिकाएं भी वायरस से संक्रमित नहीं होगी। तो अपने इलाज के लिए अच्छे से काम में आने वाली चीज़ें समझ में आ गई थी बात, है ना। इंटरफेरोन आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये आ भी सकते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बार इंटरफेरोन टर्म यूज होती है और इंटरफेरोन एक बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। ओके, आगे बात करते हैं अपन अगली क्लास में। यहाँ पर आज तक की बातें थी किसके लिए? आज तक की जो हमारी बातें हुई थी वो थी जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है, सहज प्रतिरक्षा होती है, इसके लिए। अब कल की क्लास में हम उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।